गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरावली शिक्षा निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के राजाओं के बारे में, और मौर्य वंश के राजाओं में सम्राट अशोक, कौन? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक की नीतियों के बारे में, और मौर्य वंश की न्याय प्रथा के बारे में, इसके बाद में शुंग वंश के बारे में, और अपना एक वंश और रह गया वो सातवाहन, वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। इसके आगे देखो अगला वंश अपने चलता है गुप्त वंश। कौन सा वंश चलता है? गुप्त वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश की तरह इस वंश ने भी बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की है। अब देखो गुप्त वंश में इसका समय कब से कब तक रहा? गुप्त वंश का 275 ईस्वी से 550 ईस्वी पूर्व तक रहा। गुप्त वंश का समय कब से कब तक रहा? 275 से 550 ईस्वी तक रहा। अब देखो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? देखो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। कब की थी? 275 ईस्वी में की थी। कब की थी? 275 ईस्वी में की थी। अब इसके बाद में देखेंगे हम गुप्त वंश के राजा, गुप्त वंश के राजा। सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने। इसके बाद में देखो अपने आता है गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा। गुप्त वंश के राजा में देखो सबसे प्रतापी राजा, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे। इसका कार्यकाल, यह शासनकाल कब से कब तक रहा? 320 से 335 ईस्वी तक रहा। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। अब देखो चंद्रगुप्त प्रथम में देखो गुप्त वंश के यानी गुप्त वंश में सबसे प्रतापी शासक हुआ था, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने 322 ईस्वी में, कभी 322 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। और इसके बाद में महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी था। इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त था। इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं अपने। एक तो ये कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और दूसरा प्रश्न है अपना गुप्त संवत किसने चलाई? यह गुप्त संवत किसके द्वारा प्रचलित पड़ता है और कब चलाएगी? गुप्त संवत किसने चलाई और कब चलाएगी? आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम और 322 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अपना आता है समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल, यह कार्यकाल कब से कब तक रहा? कब से कब तक रहा? तो देखो समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 ईस्वी पूर्व से 380 ईस्वी पूर्व तक रहा। कहां से कब से कब तक रहा? 335 से 380 तक ही रहा। अब देखो समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे अपना। समुद्रगुप्त भारत का ऐसा प्रथम राजा था, समुद्रगुप्त भारत का ऐसा प्रथम या पहला राजा था जिन्होंने दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाई थी। दिग्विजय और एकीकरण की नीति किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने। किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने। मौर्य वंश में भी किसी ने नहीं अपनाई, शुंग वंश में भी किसी ने नहीं अपनाई, सातवाहन में भी किसी ने नहीं अपनाई, और
गुप्त वंश में भी श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम ने भी नहीं अपनाई। और उसके बाद में सबसे पहला राजा कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त, जिन्होंने दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाई थी। आगे देखो, समुद्रगुप्त को 150 युद्धों का विजेता, यानी समुद्रगुप्त को 150 युद्ध जीतने वाला विजेता या भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है समुद्रगुप्त को? 150 युद्धों का विजेता या भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त किसमें रुचि रखते थे? ज्यादातर संगीत में। समुद्रगुप्त किसमें रुचि रखते थे? संगीत में। इसलिए समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपनी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए चिन्ह अंकित जारी किए। अब इसमें देखो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न अपना, दिग्विजय और एकीकरण की नीति किसने अपनाई? समुद्रगुप्त ने। दूसरा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। और वीणा बजाते हुए, तीसरा प्रश्न अपना, वीणा बजाते हुए चिन्ह मुद्रा पर किसने जारी किए? समुद्रगुप्त ने। उतार लीजिए इसे। इसके बाद में समुद्रगुप्त के बारे में आगे देखो। गुप्त वंश का पहला शासक, ऐसा पहला शासक, पूरा भारत का नहीं, केवल गुप्त वंश का पहला शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस छोटे से पैराग्राफ में भी एक प्रश्न बन रहा है आपके लिए कि गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था? गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था या पहला कौन सा शासक था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया? कौन था? समुद्रगुप्त। और आगे देखो, पैराग्राफ चेंज। उनके दरबारी, किनके दरबारी? समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? कवि हरिसेन। कौन थे? कवि हरिसेन। कवि हरिसेन के द्वारा रचित काव्य, एक काव्य था, ग्रंथ था, उसका नाम है इलाहाबाद प्रस्तुति। इसका लेखक कौन था? कवि हरिसेन। जो किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का दरबारी था। कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित इलाहाबाद प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की जो सफलताएं, युद्ध में सफलता मान लो या जीवन में सफलता मान लो, अपने राज्य विस्तार के बारे में मान लो, समुद्रगुप्त की सफलताओं का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? समुद्रगुप्त की सफलता का उल्लेख इलाहाबादी प्रस्तुति में किया गया है। इस पैराग्राफ में प्रश्न बन रहा है कि समुद्रगुप्त की सफलता का उल्लेख कौन से ग्रंथ में किया गया है या कौन से काव्य में किया गया है? आंसर है इलाहाबादी प्रस्तुति। दूसरा प्रश्न है, इलाहाबादी प्रस्तुति का लेखक कौन है? हरिसेन, कवि हरिसेन। उतार लीजिए। अब अपने चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बाद में अपना तीसरा राजा आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा राजा आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त का शासन यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल या कार्यकाल कब से कब तक रहा? 380 से 412 ईस्वी तक रहा। 380 से 412 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय में देखो, अभिलेखों में, अभिलेख मैंने आपको पहले बताया था, मौर्य वंश में बताया था अभिलेख और शिलालेख। अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से पुकारते थे? देवगुप्त या देवश्री नाम से भी पुकारते थे। या चंद्रगुप्त द्वितीय का देवगुप्त, देवश्री आदि नामों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय का अनेक नामों से उल्लेख किया गया या अनेक नामों से पुकारते थे। आगे देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब इसमें देखो अपने कितने प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न देखो, देवगुप्त किसे कहते थे? यह किनका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और दूसरा प्रश्न देखो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अपना आंसर होगा चंद्रगुप्त। अपना आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे YouTube चैनल अरावली शिक्षा निकेतन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़ सके और अपनी जो लॉकडाउन के जरिए अपनी पढ़ाई नहीं हो पा रही या अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारे YouTube चैनल के जरिए वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। और आज सुबह 11 बजे से हिंदी की क्लास भी लगाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।